नमस्कार साथियों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में आपका अभिनंदन, स्वागत साथियों। मैं एडी शर्मा, राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ, आज आपको दो ऐसी महान हस्तियों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान में परचम लहराया है, सफलता हासिल की है और संघर्ष करते करते उच्च पद प्राप्त किया है। आप इन दो हस्तियों के नाम जानना चाहते हैं। पहली हस्ती हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी, जो राजनीति विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 2018 में इनका चयन हुआ। ये आज भरतपुर राजकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। दूसरे आपको पुष्पिंदर पारासर जी हैं, जो इसी वर्ष सिलेक्ट हुए हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइनिंग की है और ये भी भरतपुर में ही पोस्टेड है। ये दोनों मेरे पास आ जाए और बोलना चाहते हैं कि सर, हमने इतना संघर्ष किया। मैंने कि आम बच्चे को भी पता चलना चाहिए कि जमीन से उठकर आकाश तक कैसे पहुंचा जाता है, फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचा जाता है। आप सुनिए इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले मैं सुरेश चंद्र शर्मा जी से कहूंगा कि आपको प्रेरणा के रूप में सब बातें बताएं कि राजनीति विज्ञान की तैयारी कैसे करते हैं, करंट को कैसे जोड़ें। आज बच्चों में दिग्भ्रमण फैलाया जा रहा है कि राजनीति विज्ञान का पेपर टिपिकल आ रहा है। साथियों, पेपर टिपिकल नहीं आ रहा है कि आरपीएससी ने राजनीति विज्ञान या अन्य संस्थाओं ने राजनीति विज्ञान को करंट से जोड़ा है और बस करंट से आपकी समझ विकसित करनी है। जैसे आज बेसिकली जो है ट्रेड टैरिफ का चल रहा है, आर्थिक शीतयुद्ध चल रहा है, तो आर्थिक शीतयुद्ध है वही मार्गेंथाउवाद है। मार्गेंथाउवाद पर इसी संदर्भ में कुछ पुस्तकें इसी वर्ष लिखी गई हैं, बस आपको उनको देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस मार्गेंथो ने किताब लिखी 1955 में लिखी, 1946-48 में लिखी, उसके बाद कहते हैं हमारा अध्ययन कंप्लीट हुआ। नहीं साथियों, उसको बस आज तक जोड़ना है। वो तो इतिहास है, इतिहास को आपको राजनीति बनानी है। तो आप सुनते हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी के शब्दों में। सर को प्रणाम। और सर ने मुझे आज स्टूडियो में बुला करके और जो मेरा ये सम्मान दिया है उसके हकदार तो सर ही हैं। क्योंकि साथियों, मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं 2013 में सबसे पहले सर से पढ़ा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने पीजी बहुत पहले कर ली थी, पर एक्चुअल बात यह है कि जैसे आज के स्टूडेंट हैं, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था सीरीज पढ़ने वाला, और पॉलिटिकल साइंस से एमए कर ली। सब करते हैं तो मैंने भी कर ली। पर राजनीति विज्ञान क्या होती है, ये मैंने सर से मिलने के बाद सीखा कि राजनीति विज्ञान भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें फ्यूचर बनाया जा सकता है। और मैं इसका पूरा क्रेडिट सर को देना चाहूंगा, क्योंकि सर ही वो स्रोत हैं जिससे ये राजनीतिक गंगा निकली है मेरे अंदर विशेषकर। तो सर का बहुत बहुत आभार, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं लगता, पर सर का आभारी हूं मैं, और सर का आशीर्वाद जीवन भर बना रहे और मैं अपने ज्ञान में वृद्धि करूं। मैं एक मतलब स्टूडेंट टीचर हूं। यह सर से ही सीखा है कि यदि तुम शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, यदि तुम अपडेट नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। तो ये टीचर को भी, और एक्चुअल बात तो ये है मित्रों कि मैं एग्जाम से पहले जितना नहीं जानता था उतना सेलेक्ट होने के बाद मैंने सीखा है। और अब भी मैं शायद आप लोगों से ज्यादा पढ़ता हूं, क्योंकि अब मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। और आज के बच्चे इतने अपडेट हैं कि गलत तो तुम पढ़ा ही नहीं सकते उनको। तो ये सारी चीजें मैंने सर से सीखी है। और अब बात करते हैं अपन मुद्दे की, और मुद्दा है हमारा कि आपको भी सेलेक्ट होना है। राजनीति विज्ञान विषय में आपको इतना काबिल होना है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो। अब हमारे सामने दो तीन चीजें होती हैं कि हर आदमी जो है वो अपनी कमजोरी को किसी न किसी चीज से छुपाता है। कोई कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, कोई कहता है मेरी कंडीशन खराब है। तो साथियों, मैं मेरी बात बताऊं कि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूं, और मैं जयपुर में जब पहली बार आया और जयपुर में आकर मैं सर से मिला, तो सर ने मेरे को जो मोटिवेट किया, मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो हर कोई चाहता है मुझे कोई मोटिवेट करे, पर मैं कहता हूं यदि मोटिवेशन बाहर से आता तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं रहता कि जो मोटिवेट नहीं हो पाता। क्योंकि आज इस इंटरनेट के जमाने में मोटिवेशन के तो इतने सारे रिसोर्स मौजूद हैं। पर सर से जब मिला तो मैंने सर से ये कहा, सर मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। अब सर ने, इनका इंस्टीट्यूट था पतंजलि नाम से पहले, अब ओम साई करके। तो सर से मैं मिला तो सर ने मुझसे यह कहा कि बेटा यदि तुझे पढ़ना है तो ये कोई वैसी बात है नहीं, ये तपस्या है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और यदि
तुमको अपनी सर्दी खत्म करनी है तो आग के पास जाना पड़ेगा। तो सर ने कहा कि तुमको यहां आना पड़ेगा, और मैं सर के एक आदेश से सर के पास जाने लग गया। और मित्रों, ईमानदारी की बात यह है कि मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता, पर मैं लगभग, शायद सर वो अपने इंस्टीट्यूट में लगभग दूसरी तीसरी मंजिल होगी, वो दूसरी मंजिल थी, और सर ने मुझसे कहा कि ऊपर आ जा, और मैं सर के कहने से ऊपर गया। तो मैंने लगभग 50-60 सीढ़ी, तीसरी मंजिल पे लगभग एक मंजिल पहुंचने में लगभग 15-16-17 सीढ़ी होती है, ये एक व्यवहारिक फैक्ट है। तो लगभग 50 से 60 सीढ़ियां मैं चढ़ता था डेली, और मुझे आधा घंटा लगता था चढ़ने में। और ऊपर चढ़ने के बाद जो सर मेरी पीठ थपथपाते थे और जो मुझे मोटिवेशन देते थे कि नहीं बेटा तू इतना कर रहा है ना, तो मैं अपना 100% एफर्ट तेरे में लगा दूंगा। तो ये समझो मित्रों कि पॉलिटिकल साइंस के रूप में सर मेरे अंदर ऐसे प्रवेश कर गए, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा प्रवेश कर गई हो। सर ने पूरा का पूरा ज्ञान उड़ेल दिया मेरे अंदर। अब मैं कितना ले पाया ये मेरी कैपेसिटी पर डिपेंड किया कि मैं आज कितना जानता हूं। सर ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, तो मित्रों अब अपन बात करते हैं कंपटीशन के बेस पे कि कंपटीशन को बेसिकली कैसे लिया जाए। तो मैंने जो अपना अनुभव किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि यदि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई एक तपस्या है, और इसमें पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए विकल्प रहित संकल्प। मतलब जब तक पढ़ रहे हो, जिस कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की है या कॉलेज एजुकेशन है या फिर एनी कोई भी आरपीएससी यूपीएससी की, तो उस समय कोई विकल्प नहीं होना चाहिए आपके पास कि हम कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और एलडीसी पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं यार यहां भी मौका लग सकता है। तो मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है कि आप ये अरे बड़ी सिद्धि पाते हो तो छोटी सिद्धि अपने आप आती है। ये हमारी आध्यात्मिक जो नजरिया है हमारा, वो कहता है यदि तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करते हो तो छोटी छोटी सिद्धियां तो अपने आप आएंगी। अब यदि उनमें उलझ गए कि भाई मैं तेरा भविष्य बता दूंगा तो उलझ जाओगे, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। तो लक्ष्य यदि तुमने कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर प्रोफेसर बनने का किया है तो जब तक इसमें सफल नहीं होते हो तब तक और किसी भी तरफ अपना मन नहीं भटकाना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि फॉर्म भी नहीं भरना है, फॉर्म भी नहीं भरना है, क्योंकि जब विकल्प होता है ना तो आदमी हमेशा अपने आप को एडजस्ट करता है कि चलो यार ये कर लेते हैं। और सेकंड बात, सेल्फ मोटिवेशन। हालांकि गुरुजी जैसे लोग मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं और ये तो सबके लिए उपलब्ध है। ये तो एक ऐसी सरता है कि जिसमें सिर्फ प्यास होनी चाहिए, हमेशा बहती रहती है। बस तुमको प्यास होनी चाहिए, तुम आके पी सको। सर तो 24 आवर उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति हैं। तो सेल्फ पर एक बात बताओ कि बाहर से चढ़ा हुआ खून कब तक काम करेगा। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, पर मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो बेटा साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, पर यह साइंस है। और साइंस कहती है कि एक बार खून चढ़ा देते हैं तो जो अपनी रेड सेल्स हैं वो 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं। तो बाहर से मोटिवेशन मिलेगा, कब तक चलेगा? एक दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। सेल्फ मोटिवेशन इज मस्ट। खुद का मोटिवेशन खुद करो। और यह कब होता है? यह होता है अभाव से और सपनों से। यदि तुम्हारा ड्रीम है कि मुझे यह करना है तो यह ड्रीम तुमको सोने नहीं देगा, और यह ड्रीम 24 घंटे तुमको मोटिवेट करता रहेगा कि हां मुझे यह करना है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज मस्ट। और विकल्प रहित संकल्प कि जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे हम ये रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं, और यदि छोड़ देंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। आज स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि आज संसाधन का अभाव नहीं है, सिर्फ समझ का अभाव है कि उसके पास विकल्प इतने सारे मौजूद हैं। एसएससी दे लेंगे, इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर ये कहावत है ना, हमारे क्षेत्र में ये कहावत है कि 7 मामाओं का भांजा जो होता है ना वो भूखा ही सोता है। क्यों? सोचता है वहां खाना खा लिया होगा, वहां खाना खा लिया होगा, और उसको बेचारे कहीं कुछ नहीं मिलता। तो भैया एक ही विकल्प रखना है हमको कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, स्कूल लेक्चरर बनना है तो स्कूल लेक्चरर बनना है। और यदि लगता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर और नौकरियां बेकार नहीं है। ये तो जिम्मेदारियां हैं। जो पटवारी है
वो भी एक जिम्मेदारी है, एक एलडीसी है, वो भी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को पहचानो, पैरामीटर लगा के देखो मैं क्या कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूं। तो एक तो मेरी ये बात होगी। सेकंड बात जो मैं जिस पे फोकस रखता हूं वो है कि हमारे पास हथियार होने चाहिए। हथियार मीन्स ये भी एक बैटल है, युद्ध है, और युद्ध में हथियारों की जरूरत होती है। तो हमारे लिए पढ़ाई के हथियार होने चाहिए, मतलब मटेरियल। अब भैया मटेरियल जो है वो दो प्रकार से होता है, एक तो सेल्फ मटेरियल और एक एक्सपोर्ट, आयात किया हुआ मटेरियल। अब अब तक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी कमजोरी क्या थी कि हमारे हथियार, अधिकांश हथियार हम लोग आयात करते थे। अब दूसरे की लाठी से लक्ष्य नहीं, मतलब लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अब दूसरे की लाठी कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, हम कैसे क्या कह सकते हैं। तो मटेरियल अपना खुद का होना चाहिए। खुद का मीन्स ये नहीं कि भाई हम किताब छापने लग जाएं, हम किताब लिखने लग जाएं, नहीं नहीं, इतना ज्यादा करने का भी जरूरत नहीं है। पर अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें जो अपन के सर बार बार हमको बताते रहते हैं, और यदि कोई इससे अछूता भी है तो मैं कह रहा हूं, मैं सर से निवेदन कर रहा हूं कि सर यदि कोई फोन करके पूछे तो आप एक बुक लिस्ट उनको जरूर बताएं, और सर जो बुक वो बताएं उन बुक को आपको पढ़ना है। और नोट्सों का मैं उनका आलोचना नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने मेहनत करके नोट्स बनाए उनको रखो, उनको पढ़ लो। ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाए, ज्ञान तो यदि गंदगी में मिल जाए ना तो वहां से भी ले लेना चाहिए, पर यह नहीं कि उस ज्ञान पे डिपेंड हो जाए। मतलब परजीवी नहीं बनना है। परजीवी जो होता है ना उसका जीवन बहुत शॉर्ट होता है। अब दूसरे के लिखे हुए नोट्स को आप अपनी सफलता का आधार कैसे बना सकते हो। अब देखो मेरे युवा साथियों, तुम अपनी दीवार पर एक फोटो टांग लो टाइगर श्रॉफ का, और टाइगर श्रॉफ का फोटो टांग करके और रजाई ओढ़ के, और आप सोचो मेरी बॉडी ऐसी बन जाए, मैं समझता हूं इम्पॉसिबल। यदि आपको वास्तव में अपना फिजिक मेंटेन करना है तो रजाई फेंकनी पड़ेगी, और टाइगर श्रॉफ बनने के लिए आपको वहीं पे उठक बैठक लगानी होगी, जो भी प्रक्रिया होती है वो काम करना होगा। अब तुम किसी सफल आदमी के नोट्स लेकर के और रजाई में बैठ के उनको पढ़ रहे हो तो नहीं मिलेगी सफलता। सिर्फ आपको एक संतुष्टि मिल सकती है, हमें पढ़ा 4 घंटे 6 घंटे। जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो पेन चलाना है, बुक्स लेनी है और नोट्स भी ले लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, और अपने नोट्स खुद बनाने। दूसरी बात जो है मेरी, वो मैं इस पे आके यहां बंद करता हूं कि अपने नोट्स स्वयं बनाने। सुरेश जी, मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को ये बताएं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास बनाने की जरूरत नहीं है, करंट से टॉपिक जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? जैसे कि आज टैरिफ एक वार चल रहा है, आप सुन रहे हैं कि ब्रिटेन कभी अमेरिका के बीच में, कभी ट्रंप ने टैरिफ नियम लगा दिए, ये लगा दिए। तो इसे कैसे हम यथार्थवाद से जोड़ें, कैसे आर्थिक चीज़ों से जोड़ें, ये बच्चों को आप बेहतर ढंग से बताएं कि वो न्यूज़पेपर का कौन सा हिस्सा पढ़ें या कौन सा न्यूज़ चैनल पढ़ें, किस तरीके से ऐड करें पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत को आज के व्यवहारिक जीवन से। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप। सर आपने पूछा है कि भाई पॉलिटिकल साइंस को विषय के रूप में कैसे पढ़ा जाए। तो साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान ही रहने दो, इसको इतिहास मत बनाओ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में अंतर है। जो आज घट रहा है वो कल के लिए इतिहास है और आज के लिए वो राजनीति है। तो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ना है, हमको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझ के पढ़ना है इसको। और समझ के पढ़ने के लिए आपके अंदर समझ होनी चाहिए, और समझ ना भी हो तो भी समझ विकसित हो सकती है। प्रयास तो करना पड़ेगा ना, और प्रयास क्या करना पड़ेगा, सर बता रहे हैं और समय समय बताते रहते हैं कि राजनीति विज्ञान को करंट से जोड़ के पढ़ना है। कि जैसे अभी सर ने पूछा टैरिफ वार के लिए, तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय राजनीति विषय की जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसमें एक बहुत बड़े विद्वान हुए मार्गेनथाउ, और मार्गेनथाउ कुछ सिद्धांत देते हैं, और उनमें जो उनका सबसे पहला सिद्धांत है वो है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है। और मानवीय व्यवहार क्या चाहता है, हित चाहता है अपना।
और मानवीय व्यवहार अपना हित चाहता है तो प्रत्येक राष्ट्र अपना हित चाहता है। अब अमेरिका ने अभी टैरिफ वॉर मींस कि जो वस्तुएं हमारे देश में आएंगी, मतलब जो वस्तुएं अमेरिका खरीदेगा उन पर टैरिफ लगाएगा, टैक्स लगाएगा, और वो टैक्स किसके लिए? राष्ट्र हित के लिए। तो मैं तो इसको गलत नहीं मानता। हर कोई अपने राष्ट्र के हित के लिए कर रहा है, तो अमेरिका क्यों नहीं करेगा भाई? अब हमको ये देखना है कि हमारा राष्ट्र हित कैसे सदे। अब हमारा राष्ट्र हित कैसे सदे, उसके लिए हमारी सरकारें प्रयास कर रही है, डिप्लोमेसी अपना प्रयास कर रही है। और अभी अभी हम पे जो उन्होंने लगाया है, आयात शुल्क लगाया है 25%, तो अब हम भी तो कोई अट्टे बट्टे नहीं है ना, कौटिल्य चाणक्य की संतान है। तो हमने वो ये काम करे, उससे पहले हमने एक नया काम कर दिया। जैसे यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और यूके पर उसका जो टैक्स है वो है 10%। अब बेटा वहां से 10% टू टैक्स ले और हम वहां से फ्री ट्रेड करेंगे। यानी कि सुरेश जी कहना चाहते हैं कि यथार्थवाद आज भी प्रासंगिक है। ये टैरिफ वार जो है आर्थिक शीत युद्ध है, और ये मार्गेंथु को ही अभिव्यक्त करता है। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य जब तक रहेंगे और राष्ट्र राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आधारित रहेगी, और शीत युद्ध या आर्थिक वार या सैनिक संघर्ष किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। यानी कि आज जो भी गठित हो रहा है वो सिद्धांत के अनुरूप ही हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमें जोड़कर सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो सुरेश जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया सारी चीजों को। अब मैं पुष्पेंद्र पाराशर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी युवाओं को प्रेरणा दें कि उन्होंने क्या पढ़ा और किस तरीके से अपनी तैयारी को पूर्ण किया। तो वो इसी वर्ष सिलेक्ट हुए हैं और भरतपुर कॉलेज में ही कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग की है। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी से निवेदन करता हूं कि आपको कुछ बताएं। साथियों, मैं पुष्पेंद्र पाराशर जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको प्रेरणा के रूप में बताएं कि उन्होंने क्या पढ़ा, किस प्रकार से संघर्ष किया, क्योंकि ये इसी वर्ष सिलेक्ट हुए हैं और भरतपुर गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ दिन पहले इन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो मैं पुष्पेंद्र पाराशर जी से निवेदन करता हूं कि आपको प्रेरणा के रूप में कुछ बताएं। आज मैं सर के आशीर्वाद से इस मंच पर खड़ा हूँ, और सर की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सर का मेरा मतलब तो यह है कि सर का मटेरियल ही बहुत है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सर का मटेरियल ही बहुत है। और सर का मैंने तो सर का मटेरियल पढ़ा था, आज उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और माँ बाप की ओर ध्यान देना भी बहुत, मतलब माता पिता की ओर सबसे बड़ा काम होता है कि माता पिता को देखना चाहिए, और फिर गुरु तो सबसे बड़ा है ही है। और मैं यहाँ तक से माँ बाप और मेरे गुरु, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार साथियों, आज हम दो इन महान हस्तियों से, दिव्यांग हस्तियों से मिले और देखा हमने कि इन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष से असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा पद प्राप्त किया है। आप भी अपनी मेहनत और संघर्ष से उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता रहती है एक तो सेल्फ मोटिवेशन की और एक गुरु के मार्गदर्शन की, और आपको इन दोनों का बहुत सही से चयन करना है और इस मार्केटिंग का शिकार नहीं होना है। आज मार्केटिंग ज्यादा होती है और ना तो बच्चा सेल्फ डिसीजन ले पाता है और ना सही व्यक्ति का चयन कर पाता है। तो साथियों, आपको जो भी हमारे चैनल से या हमारे सारे न्यूज चैनल से, कोचिंग संस्थान से आपको किसी भी मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप निःशुल्क हमें मैसेज कर सकते हैं। हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।